हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 10 इशू ऑफ डिबेंचर्स का वन शॉर्ट रिविजन। ठीक है, तो ये लेक्चर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये बेसिकली एक तरीके से हमारा रिवीजन है। हम एक ही लेक्चर में पूरे सारे कॉन्सेप्ट्स अपने इस चैप्टर के रिवाइज करेंगे बड़ी ही जल्दी और थोड़ा स्पीड में। तो ये चैप्टर आपको शॉर्टकट नहीं मारना है, आपको डायरेक्टली ये वाला लेक्चर नहीं देखना है। आपको सबसे पहले जो मैंने डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं इस चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स, वो आपको सबसे पहले देखना है। ये आपको लेक्चर तब काम में आएगा जब एग्जाम सर पे होंगे, टाइम की कमी होगी और आपको कम से कम टाइम में सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार ब्रश थ्रू करना होगा, रिवाइज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमारा चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट देखा था कि कंपनी को अगर पैसों की ज़रूरत होती है तो वो पब्लिक से पैसे मांगती है, पब्लिक उनको फंड्स देती है, और अगर कंपनी अपनी ओनरशिप में हिस्सेदारी अगर उनको देती है उसके बदले, ठीक है, बेसिकली अपने कैपिटल में हिस्सेदारी देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो ओनरशिप में हिस्सेदारी देना फंड्स के बदले, पैसों के बदले, उसको हम क्या बोलते हैं, हमने इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में देखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देखने वाले हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स क्या होता है, अब यहीं पर कंपनी को अगर पैसों की जरूरत पड़ी और कंपनी अपनी ओनरशिप को फर्दर डिवाइड नहीं करना चाहती, ठीक है, और ज़्यादा ओनर्स और ज़्यादा मालिक नहीं चाहती, तो उसने क्या किया, उसने बेसिकली पब्लिक से बोला कि आप मुझे लोन दे दो। ठीक है, और आपका जो ये लोन है इस पर मैं आपको फिक्स रेट से हर साल इंटरेस्ट दूंगी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर कंपनी क्या करती है, बट लोगों को क्या लगता है कि ठीक है हम इंटरेस्ट तो लेंगे लेकिन हमें क्या गारंटी है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी एक कागज़ का टुकड़ा लेती है, उस पर लिख देती है, उस पर प्रॉमिस कर देती है कि हम आपको प्रॉमिस करते हैं आपको 5 ईयर्स में आपका लोन प्लस इतना इतना इंटरेस्ट रेट से हम आपको वापस कर देंगे आपका पैसा। ठीक है, तो बस इसी डॉक्यूमेंट को, इस कागज़ के टुकड़े को, इस सर्टिफिकेट को हम क्या बोल देते हैं, डिबेंचर्स। ठीक है, तो बेसिकली कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या हो रहा है, लोन में हिस्सेदारी हो रही है लोगों की। ठीक है, तो 1 करोड़ का लोन जैसे कंपनी को चाहिए, तो यहाँ पर एक ही इंसान से 1 करोड़ अगर ले लेगी तो वो डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर करेगा। लेकिन कंपनी क्या करती है, कंपनी दिमाग लगाती है, कंपनी इस लोन के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है, छोटे छोटे हिस्से कर देती है। तो अब क्या करते हैं, लोग इन छोटे छोटे हिस्सों को खरीदते हैं और उसके बदले में कंपनी को पैसा दे देते हैं, लोन दे देते हैं। आ रहा है समझ में। ठीक है, तो यही है आपका इशू ऑफ डिबेंचर्स का कॉन्सेप्ट। चलो, तो यहाँ पर हम मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स देख लेते हैं, डिबेंचर की डेफिनेशन देख लेते हैं। डिबेंचर इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट। तो हमने देखा कि डिबेंचर क्या होता है, ये कागज का टुकड़ा है, रिटन इंस्ट्रूमेंट है या डॉक्यूमेंट है, इशूड बाय कंपनी, जो कंपनी ने इशू किया है अंडर इट्स कॉमन सील। तो यहाँ पर कंपनी क्या करती है, इस डॉक्यूमेंट पे अपना ठप्पा लगा देता है, अपना साइन लगा देती है। ठीक है, जिससे वो ऑथराइज कर देती है कि वो प्रॉमिस कर रही है ये रीपे करने का। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, इस रिटन डॉक्यूमेंट पे अपने कॉमन सील के अंडर एक्नॉलेज कर रही है, ठीक है, एक्सेप्ट कर रही है कि हमने आपसे बोरोइंग ली है, डेट ली है, हैविंग टर्म्स ऑफ रीपेमेंट, क्या टर्म्स रहेंगे रीपेमेंट के, प्रिंसिपल के, और इंटरेस्ट कितना कितना पे होगा, किस फिक्स रेट से पे होगा। जनरली यूजुअली हाफ ईयरली पे किया जाता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट जनरल सेंस में बता रही हूँ कि हाफ ईयरली पे किया जाता है। दैट मीन्स पूरे साल जैसे 12% इंटरेस्ट देना है, ठीक है, टोटल, तो फर्स्ट 6 मंथ्स 6% देती है कंपनी, देन अगले 6% जो है अगले 6 मंथ्स में देती है कंपनी। आ रहा है समझ में। तो पूरे एनुअल इंटरेस्ट को हाफ ईयरली 2 हिस्सों में डिवाइड करके 6-6 महीने में कंपनी अपना इंटरेस्ट पे करती है डिबेंचर्स पे। आ गया समझ में। तो मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स क्लियर। चलो आगे बढ़ेंगे जल्दी से। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या है डिबेंचर्स के, ये एक तरह का रिटन डॉक्यूमेंट है या सर्टिफिकेट है जो एक्नॉलेज कर रहा है कि कंपनी ने बोरोइंग ली है। ठीक है, तो ये हमने देख चुका है, रिटन डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट एक्नॉलेजिंग बोरोइंग बाय द कंपनी। नेक्स्ट, मोड एंड पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज फिक्स्ड। तो किस मोड में कंपनी रीपे करेगी, ठीक है, प्रिंसिपल को भी और इंटरेस्ट को भी, किस रेट से इंटरेस्ट को पे करेगी, ये सब कुछ उसमें लिखा होता है। डिबेंचर होल्डर गेट्स फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो नोन एज कूपन रेट। तो हमने देखा था, क्योंकि हम कॉमर्स के बच्चे हैं, ठीक है, हम थोड़े अच्छे से बात करेंगे, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बात करेंगे। हम यहाँ पर नॉर्मली इंटरेस्ट रेट नहीं बोलते हैं, हम यहाँ पर कूपन रेट बोलते हैं। तो जो कंपनी फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट दे रही होती है डिबेंचर्स पे, उसको हम क्या बोलते हैं, कूपन रेट बोलते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट नहीं बोलते हैं। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में नाम एक ही है, मतलब सेम ही बात है, ये बोलो या इंटरेस्ट रेट बोलो या कूपन रेट बोलो।
ठीक है। तो कूपन रेट को हम प्रीफिक्स करते हैं विद डिबेंचर्स। हमने देखा था अलग अलग वैरायटी के डिबेंचर्स होते हैं, 9% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, 12% डिबेंचर। तो जैसे हमारे नाम के आगे सीए लग जाता है, नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, वैसे ही डिबेंचर की भी वैरायटी होती है अलग अलग। कैसे? 10% डिबेंचर, 12% डिबेंचर। तो जो आपका कूपन रेट यहाँ पे प्रीफिक्स किया है, इसका मतलब क्या है? ये आपको क्लियरली बता रहा है कि अगर आपने ये वाले डिबेंचर्स खरीदे तो आपको हर साल 12% से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स मिलेगा। क्लियर हो गया? तो ये समझ में आ गया। डिबेंचर होल्डर गेट्स फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो नोन एज कूपन रेट। कूपन रेट इज प्रीफिक्स्ड विद द डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के आगे, नाम के आगे वो परसेंटेज ऑफ डिबेंचर लगा देते हैं। ठीक है। दिस इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर शेयर्स के केस में क्या होता है कि यहाँ पर लोग मालिक बन जाते हैं। इस कंपनी में मालिकाना हिस्सेदारी होती है लोगों की। ठीक है। तो क्या होता है, इसलिए क्या होता है, अगर कंपनी लॉस भुगत रही है तो ये मालिक भी लॉस भुगतेंगे, बिल्कुल जैसे पार्टनरशिप में होता था। और अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो फिर इन लोगों को रिटर्न मिलेगा, है ना। कंपनी अगर लॉस कमा रही है तो इनको रिटर्न नहीं होता है, नहीं मिलता है। ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का केस थोड़ा अलग है। ये बिल्कुल जैसे हम बैंक लोन पे इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, वो वैसी ही वाली कहानी है। यहाँ पर भले ही कंपनी नुकसान में जाए, है ना, या प्रॉफिट कमाए नुकसान में जाए, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर कंपनी को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स तो देना ही देना पड़ेगा फिक्स्ड रेट से, जो कंपनी ने यहाँ पर प्रॉमिस किया है। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, है ना। तो हमने चार्ज और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पढ़ा था। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का ही मतलब यह है कि अगर भले ही कंपनी लॉस इनकर कर रही है, फिर भी उसको डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स देना पड़ेगा। ठीक है। क्लियर हो गया इतना? चलो, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने देखा था डिबेंचर ट्रस्ट डीड का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हमने देखा था कि लोग थोड़े से डरे हुए हैं। लोगों को लगता है हमने इतना पैसा दे दिया कंपनी को, लेकिन अगर कंपनी ने फ्रॉड कर दिया तो, कंपनी ने धोखा दे दिया तो, कंपनी गायब हो गई, हमारा पैसा नहीं लौटाया तो कंपनी क्या बोलती है कि रुको। यहाँ पर कंपनी एक कमेटी बिठाती है जिसमें खूब सारे लोग होते हैं। ठीक है। जिनको हम क्या बोलते हैं? उन लोगों को ट्रस्टीज बोलते हैं। ठीक है। ट्रस्टीज मतलब ऐसे लोग जिन पर पब्लिक भरोसा करती है, ठीक है, भरोसा कर सकती है, और ऐसे लोग जो पब्लिक की रक्षा करने आए हैं, रक्षक हैं। तो पब्लिक के राइट्स की, पब्लिक के हितों की रक्षा करने के लिए आए हैं, वो होते हैं कौन? ट्रस्टीज। ठीक है। तो अब ये ट्रस्टीज क्या करते हैं? ठीक है, कंपनी से बोलते हैं कि वो एक, उन्होंने कागज़ का टुकड़ा लिया, उस पर पूरे सारे कस्मे वादे लिख दिए कि भाई आपको इनको प्रॉपरली इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इतने रेट से देना पड़ेगा, इस टाइम पे देना पड़ेगा। ठीक है। आप जो भी कस्में और जो भी प्रोमिसेस लेने हैं वो सारे लिख देते हैं और फिर कंपनी को बोलते हैं आओ साइन करो। ठीक है। तो कंपनी आके साइन कर देती है। तो इससे क्या होता है? और ये डिबेंचर ट्रस्ट डीड को ट्रस्टीज अपने पास रख लेते हैं संभाल के। अब क्या होगा? अब अगर कंपनी ने कुछ गड़बड़ की, ठीक है, तो ये ट्रस्टीज जाएंगे और उनको एक कागज़ का टुकड़ा दिखाएंगे और बोलेंगे देखो आपने ये कस्मे वादे किए थे और अब आप ये नहीं कर सकते। तो ट्रस्टीज जो है कंपनी की कॉलर पकड़ेंगे। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से पब्लिक को भी थोड़ा आश्वासन मिल जाएगा कि भाई हाँ, हमारा हितों की रक्षा की जा रही है, यहाँ पर हमारे ट्रस्टीज बैठे हुए हैं। आ रहा है समझ में? तो बस यही डिबेंचर ट्रस्टीज का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर जो प्रॉमिस किया, जिस कागज़ के टुकड़े पर इन्होंने कस्में वादे खाई हैं, उस कागज़ के टुकड़े को हम क्या बोल देते हैं? डिबेंचर ट्रस्ट डीड। ठीक है। भरोसे की डीड, भरोसे का कागज़, तो इसको हम क्या बोल देंगे? डिबेंचर ट्रस्ट डीड। और जो ये बनाते हैं डीड, उनको हम क्या बोल देते हैं? ट्रस्टीज। जो हमारे पब्लिक की रक्षा करते हैं, डिबेंचर होल्डर्स की रक्षा करते हैं, राइट्स की और हितों की रक्षा करते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? ट्रस्टीज। चलो, तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। कंपनी इशूइंग डिबेंचर्स इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ट्रस्टीज। तो कंपनी जो भी डिबेंचर्स इशू कर रही है उसको क्या करना ज़रूरी है? उसको ट्रस्टीज अपॉइंट करना है और एक ट्रस्ट डीड को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है। ये ट्रस्ट डीड बनवानी है। आ रहा है समझ में? इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रस्टीज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो ट्रस्टीज की ये जिम्मेदारी है, ट्रस्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो पब्लिक का, जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, उनका इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट की, उनके हितों की रक्षा करे। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो जल्दी से, इतना समझ में आया? जल्दी से बता दो। अब अगले टॉपिक पे बढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है। तो हमने देखा था अलग अलग तरह के, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के डिबेंचर्स होते हैं। फर्स्ट, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से, रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दो प्रकार के डिबेंचर्स होते हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर्स और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स।
ठीक है। रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिडीमेबल डिबेंचर, इररिडीमेबल डिबेंचर, रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रजिस्टर्ड डिबेंचर, बेयरर डिबेंचर, एंड कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्टेबल डिबेंचर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। अब ये क्या क्या होते हैं जल्दी से समझ लेते हैं। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे पहले सिक्योर्ड डिबेंचर और अनसिक्योर्ड डिबेंचर हम समझ लेते हैं। तो हमने देखा था एग्जाम्पल कि कंपनी ने लोन लिया 5 लाख राजू से, 2 लाख श्याम से, लेकिन राजू थोड़ा हमारा चतुर चालाक था, उसने कंपनी को बोला कि मैं आपको लोन दे रहा हूं बट उसके बदले आप अपने कुछ असेट्स गिरवी रखवाइए मेरे पास में, ठीक है, ताकि अगर आप मुझे लोन नहीं दे पाए तो मैं आपके असेट्स बेच के अपना पैसा रियलाइज कर लूंगा, ठीक है। तो कंपनी ने कुछ असेट्स अपने राजू के पास गिरवी रखवा दिए, कुछ भी असेट्स हो सकता है, वो मशीनरी, फर्नीचर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोल देंगे, इस प्रकार के डिबेंचर्स को हम क्या बोल देंगे, सिक्योर्ड डिबेंचर्स, ठीक है। ऐसे डिबेंचर्स जो किसी मॉर्गेज से सिक्योर्ड है, कंपनी ने उन डिबेंचर्स को इशू करने के बदले कुछ असेट्स भी गिरवी रखवाए हैं, बिल्कुल जैसे लाला जी के पास जाके गहने गिरवी रखवा देते हैं और उनसे लोन ले लेते हैं, उसी तरह यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, अपने असेट्स गिरवी रखवा रही है और उसके बदले 5 लाख का लोन ले रही है राजू से, ठीक है। तो डिबेंचर्स ये वाले कौन से हो जाएंगे, सिक्योर्ड डिबेंचर्स। वहीं पर श्याम ने कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखवाई, उसने भरोसा करके कंपनी को लोन दे दिया, ठीक है। तो जो भी डिबेंचर्स के अगेंस्ट कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी मॉर्गेज क्रिएट नहीं किया जाता, उसको हम क्या बोल देते हैं, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, ठीक है। तो जिन डिबेंचर्स के अगेंस्ट मॉर्गेज क्रिएट किया, सिक्योर्ड डिबेंचर्स, जिन डिबेंचर्स के अगेंस्ट कोई भी मॉर्गेज क्रिएट नहीं किया, कोई भी गिरवी सामान नहीं रखवाया, असेट्स नहीं रखवाए, उसको हम क्या बोल देंगे, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। चलो अब रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं। रिडीमेबल डिबेंचर, इररिडीमेबल डिबेंचर हमने देखे थे। क्या होता है रिडीमेबल डिबेंचर्स, मतलब जो कागज का टुकड़ा है, जो डिबेंचर हम कागज के टुकड़ा जिसको हम बोलते हैं, उस पर लिखा है कि 1 करोड़ का लोन है, रीपे कर देंगे 5 ईयर्स में। तो जहां पर बता दिया गया है कि वो लोन जो पैसा लिया गया है उसको कब तक रीपे कर दिया जाएगा, तो ये बता दिया गया है, तो इसलिए उसको क्या बोल देंगे, रिडीमेबल डिबेंचर्स। वो रिडीम होंगे 5 साल बाद या 10 साल बाद, जो भी ड्यूरेशन लिखा हुआ है। इररिडीमेबल डिबेंचर्स में जो कागज के टुकड़े पे रीपे करने का टाइम ड्यू डेट नहीं लिखी होती, ठीक है, कि कब रीपे करेंगे कुछ भी नहीं लिखा होता, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं, इररिडीमेबल डिबेंचर्स। तो जनरली ऐसे डिबेंचर्स मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है। बट इसका बेसिक एक चीज़ हमने देखी थी कि ये रीपेबल होते हैं ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। तो इनकेस अगर कोई इररिडीमेबल डिबेंचर्स है तो ये रीपेबल कब होंगे, अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है, कंपनी मर रही है, तो कंपनी को अपने ये वाले डिबेंचर्स रिडीम करने पड़ेंगे, ठीक है, तब करने पड़ेंगे, ठीक है। अदरवाइज कोई डेट नहीं लिखी तो ये चलते ही रहेंगे, ये लोन बेसिकली चलता ही रहेगा, कभी रीपे नहीं होगा। आ रहा है समझ में। तो रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझ गए, ऐसे डिबेंचर्स जो रिडीमेबल हैं आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, और कितने टाइम बाद, कितने सालों बाद रिडीमेबल है वो लिखा होता है, लेकिन इररिडीमेबल डिबेंचर्स में वो चीज़ स्पेसिफाई नहीं होती कि वो कब रिडीम किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 2 डिबेंचर्स होते हैं, रजिस्टर्ड डिबेंचर, बेयरर डिबेंचर। तो इसमें भी हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि कंपनी ने लोन लिया राजू से और श्याम से। अब कंपनी ने एक डिबेंचर जो इशू किया राजू को, उस पर लिख दिया 1 लाख और नाम बड़ा बड़ा लिख दिया राजू, ठीक है। और कंपनी ने जो डिबेंचर श्याम को दिया उस पर उसने 2 लाख लिख दिया कि 2 लाख का लोन लिया, लेकिन नाम नहीं लिखा किसी का भी, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जिस भी डिबेंचर पे बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखा जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, रजिस्टर्ड डिबेंचर। तो इस केस में क्या होगा, जब भी रिडेम्पशन 5 साल बाद जैसे लोन चुकाना है, तो कंपनी 5 साल बाद जब क्या होगा, ये कागज का टुकड़ा कोई भी लेकर आए, लेकिन पैसा जो है वो राजू को ही जाएगा। क्यों, क्योंकि डिबेंचर पे नाम लिखा है राजू का। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर पैसा जो है रिडेम्पशन पे राजू को ही जाएगा, जिस डिबेंचर होल्डर का नाम लिखा है उसको हम क्या बोल देते हैं, रजिस्टर्ड डिबेंचर, ठीक है। बेयरर डिबेंचर मतलब नाम में ही आंसर, जिसके हाथ में वो डिबेंचर है, जिसके हाथ में वो कागज का टुकड़ा है, वो कंपनी के पास लेके पहुंच जाएगा तो उसको पैसा मिल जाएगा। आ रहा है समझ में। तो सपोज श्याम ने ये डिबेंचर अपनी उधारी चुकाने के लिए किसको दे दिया, खड़क सिंह को दे दिया, खड़क सिंह ने बाबू भैया को दे दिया, ठीक है। तो अब बाबू भैया 5 साल बाद पहुंच गए कंपनी के पास ये डिबेंचर का कागज का टुकड़ा लेके, तो कंपनी उनको पैसा दे देगी, तो पूरा पैसा उनको मिल जाएगा। आ रहा है समझ में, ठीक है। भले ही उस पर श्याम का था वो सबसे पहले, लेकिन जो भी बेयर कर रहा है उस डिबेंचर को एंड में रिडेम्पशन के समय उसी को पैसा मिलेगा। बट इस केस में जिसका नाम लिखा है उसी को पैसा मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल अकाउंट पे चेक की तरह, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। तो रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गया। कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू में 2 चीजें देखी थी, कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। बहुत ईजी था। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स नाम में ही आंसर है, ऐसे डिबेंचर जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है शेयर्स में या किसी नए दूसरे कूपन रेट के डिबेंचर्स में। जैसे 9% डिबेंचर्स को हमने 12% डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर दिया,
ठीक है, तो ये जो भी डिबेंचर्स जो रूप बदल सकते हैं अपना, जो कन्वर्ट हो सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। और जिन डिबेंचर्स को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो जल्दी से देख लो, इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। अब टाइप्स ऑफ डिबेंचर में एक वैरायटी और थी, क्या थी, जीरो कूपन बॉन्ड्स या डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, जो हमने अलग से समझा था। तो बेसिकली क्या होता है, देखो नाम में ही आंसर है, बॉन्ड्स जो है बाहर जनरली डिबेंचर्स को बॉन्ड्स बोला जाता है, तो इसलिए यहाँ पर नाम पड़ गया जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स का मतलब डिबेंचर का ही दूसरा नाम है, डिबेंचर का ही भाई है। कूपन मतलब हमने सीखा था इंटरेस्ट रेट को हम क्या बोलते हैं, कूपन, और यहाँ पर क्या लिखा है, जीरो। तो ऐसे डिबेंचर्स जिसपे इंटरेस्ट रेट कितने % से दे रहे हैं, 0% से। आ रहा है समझ में, मतलब ऐसे बॉन्ड्स जिस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें फिर फायदा क्या है, तो हमने देखा था एग्जाम्पल, यहाँ पर जनरली क्या होता है कि कंपनी इसको बहुत ज़्यादा सस्ते में डीप डिस्काउंट में इशू करती है, इसलिए इसको हम डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कंपनी ने क्या बोला कि पब्लिक से कहा कि अरे आप मुझे 80,000 का लोन दीजिए, मैं 5 साल बाद आपको कुछ इंटरेस्ट नहीं दूंगी मैं 5 साल तक, लेकिन 5 साल बाद आपको टोटल 5 लाख रुपए वापस कर दूंगी इकट्ठा। तो कंपनी इतने सस्ते में ये लोन बेसिकली लेती है और उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट पे रीपे करती है। तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत फ़ायदा हो रहा है। इट इज़ जस्ट लाइक कि आपने गोल्ड खरीदा 80,000 की वैल्यू वाला, ठीक है, और 5 साल बाद उसकी वैल्यू हो गई 5 लाख रुपए, ठीक है, तो आपने वैसे ही फ़ायदा कमा लिया। तो जनरली लोग इसलिए जीरो कूपन बॉन्ड्स खरीदते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सस्ते में डिस्काउंट पे इशू, डीप डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं और उसको रीपे किया जाता है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे, ठीक है। तो इंटरेस्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ऑलरेडी आपका बहुत फ़ायदा हो चुका होता है। आ रहा है समझ में। तो जीरो कूपन बॉन्ड्स या डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स हमने देखा था, ठीक है, इसमें कुछ भी इंटरेस्ट रेट नहीं दिया जाएगा, लेकिन कंपनी लोन लेगी और उसको रीपे करते समय उसको काफ़ी हायर वैल्यू पर रीपे कर देगी, ठीक है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। देन हमने देखा था डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। तो आप किस तरह से डिबेंचर्स को बैलेंस शीट में दिखाओगे, बहुत सिंपल है, नॉन करेंट लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंडर दिखाओगे। अगर डिबेंचर्स को हमने इशू किया है फॉर मोर देन 12 मंथ्स, बिल्कुल सिंपल सा था, नॉन करेंट करेंट लाइबिलिटी का जो डिफरेंस था वही चीज़ है। अगर आपने डिबेंचर्स को इशू किया है, मतलब आपने लोन लिया है 12 महीने से ज़्यादा के लिए, तो आप उसको हमेशा कहाँ दिखाओगे, नॉन करेंट लाइबिलिटी में, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंडर, ठीक है। बट अगर आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं 12 महीने से कम समय के लिए, ठीक है, फॉर अ पीरियड लेस देन 1 ईयर, तो उसको आप कहाँ पे कैटेगराइज करोगे, एज करेंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में, ठीक है। तो व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड फॉर मोर देन 12 मंथ्स, नॉन करेंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आएगा। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड फॉर लेस देन 12 मंथ्स, करेंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आएगा। क्लियर हो गया इतना। तो यहाँ पर हमारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमने देखा था क्या, अब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखने वाले हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज। तो टॉपिक नंबर 1 हमने देखा था इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम बड़े ही खुश हो गए थे ये सब चीज़ें देख के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे हम शेयर्स को इशू करते थे सेम टू सेम हम वैसे डिबेंचर्स को इशू करते हैं एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, ठीक है। तो एट पार का मतलब क्या होता है, अगर एक डिबेंचर की फेस वैल्यू, जैसे आपके शेयर की फेस वैल्यू होती थी, वैसे यहाँ पे डिबेंचर के टुकड़े की फेस वैल्यू क्या है, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपये, ठीक है, उसको हम 100 रुपये पे ही इशू कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, इशू एट पार। अगर एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपये, उसको हम इशू कर रहे हैं 100 रुपये प्लस 20 रुपीज़ के प्रीमियम पे, एग्जाम्पल, ठीक है, प्लस प्रीमियम, तो उसको हम क्या बोल देंगे, एट प्रीमियम, ठीक है। उसको अगर हम फेस वैल्यू से ज़्यादा पे इशू कर रहे हैं तो एट प्रीमियम हो जाएगा। अगर फेस वैल्यू से सस्ता इशू कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एट डिस्काउंट। मतलब 100 रुपये वाली वैल्यू, 100 रुपये की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर को हमने 30 रुपीज़ के डिस्काउंट पे, दैट इज 70 रुपीज़ पे इशू कर दिया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। तो यहाँ पर हमने देखा था सबसे खुशी की बात, हमें खुशी क्यों हुई थी, जर्नल एंट्रीज जो थी सेम टू सेम एज शेयर्स होगी, एट पार की भी, एट प्रीमियम की भी, ठीक है। लेकिन हम कभी भी शेयर्स को डिस्काउंट इशू नहीं करते, तो यहाँ पर बस एक छोटा सा हमने चेंज देखा था, बहुत सिंपल सा जो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल शेयर्स वाली एंट्रीज कॉपी करनी है। फिर हमने देखा था एक नाचो नाचो पॉइंट, जिसको सुनकर हम नाच उठे थे। क्या था वो नाचो नाचो पॉइंट, कि भाई यहाँ पर एंट्रीज सेम टू सेम करते जाना है, बस शेयर्स को रिप्लेस कर देना है डिबेंचर्स से और शेयर कैपिटल को रिप्लेस कर देना है परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स से, ठीक है। तो इशू ऑफ शेयर्स की सेम टू सेम पूरी एंट्रीज होने वाली हैं, बस शेयर्स को डिबेंचर्स लिखना है और शेयर कैपिटल को परसेंटेज डिबेंचर्स लिखना है, दैट्स इट, ठीक है। चलो, तो इसका एक एग्जांपल हमने देखा था बड़ा बेसिक सा, 1000 डिबेंचर्स 9% कूपन रेट वाले, ठीक है, 100 रुपये की फेस वैल्यू पे इशू किए। फर्स्ट एग्जाम्पल था हमारा जो 100 रुपये की फेस वैल्यू पे इशू किए, 50 एप्लीकेशन, 50 अलॉटमेंट। अभी ये 20 रुपीज़ को भूल जाओ, ठीक है। तो हमारी बेसिक एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, कितना
50,000 रुपीज़ हो जाता, 1000 इंटू 50,000 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन पे मिलते। देन शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 50,000। देन अलॉटमेंट पे आप ड्यू करते तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितना 50,000 एंड देन बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। ये आप शेयर्स वाली एंट्री थी आपकी, अच्छे से आती है आपको। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बस शेयर को काटना है और उसकी जगह आपको क्या क्या लगाते जाना है, 9% डिबेंचर। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पर भी आपका शेयर एप्लीकेशन 9% डिबेंचर एप्लीकेशन हो जाएगा और जो शेयर कैपिटल है वो क्या हो जाएगा, 9% डिबेंचर अकाउंट। आ रहा है समझ में? तो शेयर एप्लीकेशन बन जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन, शेयर कैपिटल बन जाएगा 9% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, बाकी सारी एंट्रीज आपकी बिल्कुल सेम टू सेम होंगी। आ रहा है समझ में? अब यहीं पर प्रीमियम होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट हो जाता उतने अमाउंट से, प्रीमियम वाले अमाउंट से। अब सपोज यहाँ पे 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या जनरली, जैसे हम शेयर कैपिटल में मानते थे, इशू ऑफ शेयर्स वाले कॉन्सेप्ट में मानते थे कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो जो भी डिस्काउंट या जो प्रीमियम है बेसिकली, वो प्रीमियम को हम अलॉटमेंट पर ही ड्यू करते थे। उसी तरह यहाँ पर भी डिस्काउंट अगर है तो डिस्काउंट को हम अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट पर कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सारी एंट्रीज ये सेम रहती हैं आपकी, बस अलॉटमेंट वाली आपकी चेंज हो जाती। यहाँ पर आप क्या एंट्री करते हैं, देखो ध्यान से, प्रीमियम को क्योंकि क्रेडिट करते हो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को, तो डिस्काउंट आपका क्या है, नुकसान। प्रीमियम फ़ायदा हो रहा था, आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। ठीक है, जो फेस वैल्यू है उससे ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। अब यहाँ पे फेस वैल्यू से कम पैसे मिल रहे हैं तो नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसलिए नुकसान या लॉस को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता तो उसको क्रेडिट करते। ठीक है, ये हमने देखा था। आया समझ में? तो यहाँ पर 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट आपका कितने से डेबिट हो जाएगा, आपको 50 माइनस 20 दैट इज 30 रुपीज़ मिलेगा पर डिबेंचर। तो 30 इंटू 1000 दैट इज 30,000 हो जाएगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट कितना हो जाएगा आपको, 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे हो तो 20 रुपये का नुकसान इंटू 1000 दैट इज 20,000 डेबिट कर दोगे। टू 9% डिबेंचर अकाउंट हमने देखा था, हमेशा जैसे शेयर कैपिटल को फेस वैल्यू से क्रेडिट करते हैं उसी तरह हमेशा 9% जो भी परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट है उसको फेस वैल्यू से ही क्रेडिट करेंगे। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे फेस वैल्यू क्या है टोटल आपकी, यहाँ पर अलॉटमेंट की फेस वैल्यू है 50 रुपीज़, तो 50 इंटू 1000 दैट इज 50,000 आपका 9% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से देख लो। तो ये आपकी इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश वाली एंट्रीज हो चुकी हैं। इनमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक हमने देखा था इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो टॉपिक नंबर 1 था इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। ठीक है, डिबेंचर्स इशू किए, उसके बदले में कैश मिल रहा है और यहाँ पर हम डिबेंचर्स इशू तो कर रहे हैं बट उसके बदले में हमें कैश नहीं, उसके अलावा सर्विसेज के फॉर्म में चीज़ें मिल रही हैं या असेट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली असेट्स या सर्विसेज के अगेंस्ट आप कैश में पैसा नहीं दे रहे हो, आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो। ये सेम टू सेम टॉपिक हमने शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में भी देखा था। ठीक है, तो बिल्कुल खुशी की बात सबसे अच्छी क्या है, यहाँ पर हमने खुशी के बादल बनाए थे। सेम एज इशू ऑफ शेयर्स, जैसे हम इशू ऑफ शेयर्स में एंट्री करते थे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाली, वैसे ही सेम टू सेम एंट्रीज यहाँ पर होने वाली हैं। ठीक है, बस क्या करना है, शेयर्स को डिबेंचर्स से रिप्लेस कर देना है और शेयर कैपिटल को परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, कंपनी हैज़ नॉट रिसीव्ड अमाउंट इन कैश और चेक अगेंस्ट डिबेंचर्स इशू। तो डिबेंचर्स जो इशू किए गए हैं उसके बदले में कंपनी को अमाउंट कैश या चेक में नहीं मिल रहा है, सर्विसेज के फॉर्म में, असेट्स के फॉर्म में, बिजनेस के फॉर्म में मिल रहा है। आ रहा है समझ में? यहाँ पर हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था इशू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रमोटर्स, अंडर राइटर्स एंड वेंडर्स। ठीक है, तो प्रमोटर्स का हमने देखा था एंट्री क्या करते थे हम शेयर कैपिटल में, क्योंकि प्रमोटर्स इनकॉर्पोरेशन में मदद करते हैं तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू प्रमोटर्स एंड देन प्रमोटर्स टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री तो सेम ही रहेगी, लेकिन प्रमोटर्स टू शेयर कैपिटल की जगह आपका क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल की जगह हो जाएगा परसेंटेज ऑफ डिबेंचर। ठीक है, तो प्रमोटर्स को आप यहाँ पे शेयर्स इशू करने की जगह डिबेंचर्स इशू करोगे, बाकी सब कुछ सेम। नेक्स्ट अंडर राइटर्स वाले केस में अगर हम लोग क्या देखते थे, इशू ऑफ शेयर्स वाले केस में हम क्या खर्चा डेबिट करते थे, अंडर राइटिंग कमीशन देना है हमें, तो अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट टू अंडर राइटर्स एंड देन अंडर राइटर्स को हम कैश के फॉर्म में ना देके, शेयर्स के फॉर्म में ना देके हम यहाँ पर क्या इशू कर रहे हैं, डिबेंचर्स। आ रहा है समझ में? तो अंडर राइटर्स टू शेयर कैपिटल की जगह अंडर राइटर्स टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर अकाउंट हो जाएगा। सिमिलरली वेंडर्स से जब हम असेट्स खरीदते थे, ठीक है, तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री करते थे। यहाँ पर वेंडर्स टू शेयर कैपिटल की जगह क्या हो जाएगा, वेंडर्स टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर अकाउंट। आ रहा है समझ में? तो सारी एंट्री सेम होंगी, बस आपको ये नाचो नाचो पॉइंट याद रखना है कि शेयर्स को डिबेंचर्स करना है और शेयर कैपिटल को परसेंटेज ऑफ डिबेंचर करना है।
अब हमने एक चीज़ और सीखी थी, एक फॉर्मूला और सीखा था कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए हमने। जो परचेज कंसिडरेशन, सपोज हमने 5 लाख का सेट खरीदा, तो 5 लाख को हम कैश में ना देके शेयर्स इशू करेंगे, तो हमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ेंगे वो हमें निकालना होता था। तो हमने एक फॉर्मूला सीखा था, क्या, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन ड्यू डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर। ठीक है, तो बस यहाँ पर शेयर की जगह क्या हो जाएगा, डिबेंचर। नंबर ऑफ कितने डिबेंचर्स इशू किए, परचेज कंसिडरेशन कितना पे करना है प्रमोटर को, अंडरराइटर को या वेंडर को, वो हम यहाँ पर ऊपर लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय एक डिबेंचर की वैल्यू इशू प्राइस कितनी है, फेस वैल्यू नहीं, इशू प्राइस। इसका मतलब अगर आपने प्रीमियम पे इशू किया है, 120 रुपये का डिबेंचर इशू किया है, तो आप यहाँ पे इशू प्राइस 120 लिखोगे। अगर आपने डिस्काउंट पे इशू किया है, 90 रुपये का अगर आपने डिबेंचर इशू किया है, तो आप यहाँ पर 90 रुपीज़ लिखोगे। तो इस तरह से कितने डिबेंचर आपने इस अमाउंट को पे ऑफ करने के लिए इशू किए, वो आपका निकल जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली आपकी जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी। ठीक है, इससे रिलेटेड आपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी देखे हुए हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्लियर हो गया इतना? तो ये आपका टॉपिक नंबर 2 देखा था। चलो अब टॉपिक नंबर 3 जल्दी से बढ़ रहे हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, तो इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश देख लिया, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश देख लिया, एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या देखा था हमने, कंपनी लोन लेती है बैंक से, तो बैंक से 5 लाख का लोन लिया। ठीक है, अब बैंक क्या बोल रहा है कि भाई मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, कुछ सामान, कुछ असेट्स मॉर्टगेज में रखवाओ, गिरवी रखवाओ। ठीक है, कुछ सिक्योरिटी को गिरवी रखवाओ। तो कंपनी किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी बैंक के पास गिरवी रखवाती है। असेट्स हो सकते हैं जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल या प्राइमरी सिक्योरिटी। आ रहा है समझ में? ठीक है, लेकिन बैंक थोड़ा हमारा लालची प्रकार का है, उसने कहा कि नहीं, मैं इस सिक्योरिटी से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ठीक है, आपको थोड़ा और सामान और सिक्योरिटी मेरे पास गिरवी रखवानी पड़ेगी। तो कंपनी बोलती है ठीक है, तो कंपनी यहाँ पर दूसरी और एडिशनल सिक्योरिटी इशू करती है बैंक को। ठीक है, उसके पास गिरवी रखवाती है। तो बेसिकली इस एडिशनल सिक्योरिटी को हम क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी या कोलैटरल सिक्योरिटी। तो प्राइमरी या प्रिंसिपल सिक्योरिटी क्या होती है, जो फर्स्ट सिक्योरिटी बैंक के पास जो बेसिक सिक्योरिटी रखवाती है कंपनी लोन के अगेंस्ट में। ठीक है, और एडिशनल सिक्योरिटी क्या हो जाती है, जब बैंक सेटिस्फाइड नहीं होता है उस प्रिंसिपल सिक्योरिटी से या उस प्राइमरी सिक्योरिटी से, तो कंपनी को एडिशनल सिक्योरिटी इशू करनी पड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी या कोलैटरल सिक्योरिटी। अब इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं कि यहाँ पे कोलैटरल सिक्योरिटी जो है वो डिबेंचर्स के फॉर्म में इशू कर रही है कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर एडिशनल सिक्योरिटी और कुछ नहीं बल्कि डिबेंचर्स ही होने वाले हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? तो इसका क्या आपका इम्पैक्ट होगा, क्या एंट्रीज होंगी, वो हम देखते हैं। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी का समझ में आ गया कि जो एडिशनल सिक्योरिटी कंपनी इशू करवा रही है, एडिशनल गहने लाला जी के पास कंपनी रखवा रही है, और उसको हम किस फॉर्म में रखवा रहे हैं, बेसिकली डिबेंचर्स के फॉर्म में। ठीक है, चलो तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे देखा था कि नो इंटरेस्ट इज पेबल ऑन डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो जो भी डिबेंचर्स हमने एज कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किए हैं उस पर 1% रत्ती भर का भी इंटरेस्ट नहीं देना है, कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। ठीक है, तो जो भी डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किए गए हैं उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना है कंपनी को। आ रहा है समझ में? तो हमेशा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अगर डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किए गए हैं तो इंटरेस्ट को भूल जाना, इंटरेस्ट को इग्नोर करना। आ रहा है समझ में? चलो अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने देखा था। तो यहाँ पर हमने 2 मेथड्स देखे थे बेसिकली, जब कंपनी जर्नल एंट्री पास करती है कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए और जब जर्नल एंट्री नहीं पास करती है तब क्या होगा और बैलेंस शीट में किस तरह से दिखाएंगे वो हमने देखा था। चलो जल्दी से एग्जाम्पल से गो थ्रू कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखा था, एबीसी लिमिटेड टुक 5 लाख लोन फ्रॉम एसबीआई। तो एबीसी लिमिटेड ने 5 लाख का लोन एसबीआई से लिया, उसने उसके बदले 1007% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच इशू किया एज कोलैटरल सिक्योरिटी, 5 जर्नल एंट्रीज एंड शो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर मेथड 1 है जब जर्नल एंट्री नहीं पास होती कोलैटरल सिक्योरिटी वाली। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, सबसे पहली एंट्री तो हम कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम एसबीआई। ये एंट्री तो होगी, 5 लाख रुपए कंपनी को मिल रहा है, बैंक में आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और सर पे बोझ बढ़ रहा है, सर पे उधारी बढ़ रही है, तो टू लोन फ्रॉम एसबीआई अकाउंट आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी 5 लाख रुपए की। आ रहा है समझ में? तो बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। लेकिन अब जो डिबेंचर्स हम एज कोलैटरल सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं इसके लिए कोई भी जर्नल एंट्री यहाँ पर नहीं पास की जा रही है। ठीक है, उसको बुक्स में नहीं दिखा रहे हैं। तो इसको किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा बैलेंस शीट में। तो हमने देखा था बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंडर
नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिखाएंगे। नोट नंबर 1, 5 लाख रुपीज़ का हमने लोन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लोन फ्रॉम SBI आपने दिखा दिया 5 लाख। अब क्योंकि आपने यहाँ पे जर्नल एंट्री पास नहीं की है, तो यहाँ पर आप क्या दिखा दोगे, एक ब्रैकेट में इंडिकेशन दे दोगे कि ये जो लोन हमने 5 लाख लिया है उसके अगेंस्ट हमने 1007% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच इशू किए हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी। आ रहा है समझ में? तो बस एक ये ब्रैकेट में आप इन्फॉर्मेशन दे दोगे अपने यूजर्स को। आ रहा है समझ में? क्लियर हो गया? तो ये था आपका मेथड 1 जब जर्नल एंट्री नहीं पास होती। अब मेथड 2 क्या है, जब जर्नल एंट्री पास होगी तो ये एंट्री तो सेम ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर हमारी डिबेंचर इशू करने की एंट्री हो जाएगी। तो व्हेन जर्नल एंट्री इज पास, तो ये एंट्री तो सेम ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम SBI अकाउंट 5 लाख। लेकिन अब जब डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं हम, कितने डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, 7% डिबेंचर्स, कितने अमाउंट के, 1000 इंटू 100 ईच, मतलब 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है। ये अमाउंट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, हो सकता है 5 लाख के लोन के बदले 10 लाख के डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो वो अमाउंट पे आपको नहीं जाना है, ठीक है। कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो 1000 डिबेंचर इशू किए हैं 100 रुपये की फेस वैल्यू वाले, तो 7% डिबेंचर्स अकाउंट फेस वैल्यू से आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपने कर दिया डिबेंचर इशू, लेकिन डेबिट क्या करोगे, इसका दूसरा इम्पैक्ट क्या है वो नहीं समझ में आ रहा था, तो कुछ भी डेबिट कर दिया। उस कुछ भी अकाउंट को हम क्या बोल देते हैं, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो आपकी कोलैटरल सिक्योरिटी वाली एंट्री क्या हो जाती है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट। क्लियर हो गया? तो जर्नल एंट्री जब पास होगी तब ये होगी, नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगी। आ रहा है समझ में? अब इस केस में बैलेंस शीट में क्या देखा था, ये सेम टू सेम सारी कहानी सेम रहेगी। यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नोट नंबर 1 5 लाख ये सब कुछ आएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को आप नोट्स टू अकाउंट्स में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दोगे। ए लोन फ्रॉम SBI आपका 5 लाख रुपए का है। अब क्योंकि आपने यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करी है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से बस ब्रैकेट में लिख कर नहीं छोड़ देना है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि 1007% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच इशू किए, कितने अमाउंट के, 1 लाख, ठीक है। और लेस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, हमने डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट जो डेबिट किया है उसको यहाँ से हम लेस करेंगे 1 लाख, तो इसका इवेंचुअली इम्पैक्ट क्या होगा, निल ही होगा, ठीक है। तो बात वही है, आप उसको वहाँ पे ब्रैकेट में दिखा रहे हो, यहाँ पर उसको आप दोनों को एडजस्ट करके दिखा रहे हो, इम्पैक्ट निल ही आ रहा है, यहाँ पर टोटल आपका 5 लाख ही आ रहा है, लेकिन बस प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, ठीक है। तो बस ये प्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब जर्नल एंट्री को पास करते हैं तब क्या एंट्रीज होंगी और बैलेंस शीट में किस तरह से दिखाओगे, ब्रैकेट में इंडिकेट करोगे, ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दोगे कोलैटरल सिक्योरिटी के अगेंस्ट। जब जर्नल एंट्री पास होगी तब दोनों एंट्रीज पास होंगी, लोन लेने की भी और डिबेंचर्स को एज कोलैटरल सिक्योरिटी इशू करने की भी, ठीक है। और बैलेंस शीट में सब कुछ सेम रहेगा, बस नीचे जो ब्रैकेट में हम कोलैटरल सिक्योरिटी का इन्फॉर्मेशन दे रहे थे उसकी जगह हम थोड़ा सा डिफरेंटली प्रेजेंट कर देंगे। 1007% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, उसमें से डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को लेस कर देंगे, तो आपका नेट ऑफ अमाउंट जो है वो निल ही आएगा, तो आपका टोटल 5 लाख आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। अगले टॉपिक पे बढ़ रहे हैं हम लोग, इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो टॉपिक नंबर 4 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने क्या देख लिया था, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ये तीनों हम देख चुके हैं। अब चौथा हम देख रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर डिबेंचर्स को जब हम रिडीम करेंगे, दैट मीन्स वापस से जो उधार लिया हुआ लोन है डिबेंचर होल्डर से उसको हम वापस करेंगे, तो वो एट पार करने वाले हैं, प्रीमियम करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं वो हमको अभी से पॉइंट ऑफ व्यू पता है, उसके अकॉर्डिंगली हमारी इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्रीज होंगी। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर देख लेते हैं, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स मनी इज कॉल्ड रिडेम्पशन। तो एक बेसिक सी डेफिनेशन देख ली थी कि डिबेंचर होल्डर्स से जो पैसा लिया है, जो ड्यू है, उनको वापस करना, रीपेमेंट करना ही रिडेम्पशन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि कंपनी ने 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू किए थे, ठीक है, और डिबेंचर होल्डर्स ने बेसिकली 5 लाख का लोन दिया है कंपनी को। अब कंपनी ने वादा किया है कि वो 5 साल बाद रीपे कर देगी इस 5 लाख के डिबेंचर्स को, मतलब इस लोन को रीपे कर देगी या डिबेंचर्स को रिडीम कर देगी। अब रीपेमेंट होगा आफ्टर 5 इयर्स, रिडेम्पशन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडेम्पशन बोलते हैं, ठीक है। तो 5 साल बाद जब इस 5 लाख का रीपेमेंट होगा उसी को हम क्या बोल देते हैं, रिडेम्पशन। इतना समझ में आ गया। इशू ऑफ डिबेंचर्स हमने देखा है, ठीक है। इसके पहले एट पार होता है, एट प्रीमियम होता है, एट डिस्काउंट होता है।
एट पार मतलब जो फेस वैल्यू का डिबेंचर है उसको सेम फेस वैल्यू पे इशू कर देना, 100 रुपये की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर को 100 पे इशू कर देना। एट प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू की जो से ज़्यादा पे इशू करना, मतलब 100 रुपये की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर को 110 पे इशू कर दिया, वो एट प्रीमियम हो जाएगा। एट डिस्काउंट मतलब क्या होता है, जो फेस वैल्यू है उससे कम, उससे सस्ते में इशू करना, तो 100 रुपये की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर को हमने यहाँ पे 90 रुपीज़ में इशू कर दिया, तो ये हो जाएगा एट डिस्काउंट। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स इन 3 प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कैसे कैसे हो सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट अलाउड नहीं है, ठीक है। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स सिर्फ एट पार ही हो सकता है या एट प्रीमियम हो सकता है, एट डिस्काउंट अलाउड नहीं है, क्योंकि रिडीम करते समय कंपनी जो है डिबेंचर होल्डर्स को फेस वैल्यू से कम पैसा रिडीम नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो जो फेस वैल्यू, बेसिक फेस वैल्यू है डिबेंचर्स की, उतना तो मिनिमम देना ही पड़ेगा या उससे ज़्यादा देना पड़ेगा, फेस वैल्यू से कम दैट इज एट डिस्काउंट रिडीम नहीं कर सकते। आ रहा है समझ में। तो रिडेम्पशन में भी एट पार एट प्रीमियम होता है, मतलब जो आपका डिबेंचर है उसको एट पार मतलब जो फेस वैल्यू है उसी पे रिडीम कर देना, या डिबेंचर को जो फेस वैल्यू है उससे ज़्यादा पे रिडीम करना, उससे ज़्यादा से रीपेमेंट करना, उसको हम क्या बोल देंगे, एट प्रीमियम। आ रहा है समझ में। अब यहाँ पे केसेस थे अलग अलग, तो यहाँ पर हमने देखे थे कि इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, रिडेम्पशन भी एट पार हो रहा है, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट पार, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन एट पार। फिर हमने देखे थे दूसरे केसेस, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, रिडेम्पशन एट प्रीमियम, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट प्रीमियम, एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। इस तरह से हमने 6 केसेस डिस्कस किए थे, जो पूरा कॉम्बिनेशन बनता है इस इशू और रिडेम्पशन का। आ रहा है समझ में। चलो एक एक करके केस देखते जाते हैं, फटाफट रिवाइज करेंगे। यहाँ पे हम एक डिबेंचर को ले रहे हैं, उसकी फेस वैल्यू ले रहे हैं 100 रुपीज़। तो केस 1 में बोला है कि इशू भी पार पे किया है और रिडेम्पशन भी पार पे ही होगा, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक सी जो हमारी एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, 100 रुपये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जब आप इशू कर रहे हो एज एप्लीकेशन मनी, देन उसको आप क्या करोगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर अकाउंट ऑफ डिबेंचर्स इशू कर दोगे। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर जब भी रिडेम्पशन एट पार होता है, हमने ये रूल याद कर लिया था कि जब भी रिडेम्पशन एट पार हो रहा है, ठीक है, तो कोई नुकसान हो नहीं रहा, कोई लॉस नहीं हो रहा। तो जो एंट्रीज इशू की हो रही थी अभी तक, जो हमने सीखी थी, ठीक है, सेम टू सेम बिल्कुल वैसी ही एंट्रीज होती जाएंगी। तो यहाँ पे सेम टू सेम एंट्रीज होंगी, नो चेंज। सिमिलरली केस नंबर 2, प्रीमियम पे इशू किया लेकिन रिडेम्पशन एट पार है, तो यहाँ पर भी दिमाग नहीं लगाना, सेम टू सेम जो इशू वाली एंट्रीज हैं, कॉपी पेस्ट वही एंट्रीज हो जाएंगी। क्या होगा, यहाँ पर 110 रुपये आपको मिल रहा है प्रीमियम पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 110 रुपये मिला। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर अकाउंट, तो यहाँ पे 110 डेबिट हो जाएगा। 100 रुपये की फेस वैल्यू आपके डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, और 10 रुपये का जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है एज प्रीमियम, उसको हम कहाँ पे क्रेडिट करेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो ये बिल्कुल बेसिक एंट्रीज हैं जो हमने शेयर्स वाले चैप्टर में भी सीखी थी, बस अब शेयर्स की जगह यहाँ पे नाम हो गया डिबेंचर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये भी सेम टू सेम एंट्रीज, नो चेंज। अब केस नंबर 3, डिस्काउंट पे इशू किया लेकिन रिडेम्पशन एट पार ही हो रहा है, तो यहाँ पर भी रिडेम्पशन एट पार हो रहा है, तो दिमाग लगाना ही नहीं है, सेम टू सेम जो डिस्काउंट वाली एंट्रीज हमने सीखी थी वही हमें करना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना पैसा मिला, 90 रुपये मिल रहा है डिस्काउंट पे। देन डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90 रुपीज़। अब 10 रुपये हम सस्ता इशू कर रहे हैं तो वो हमारा नुकसान है, उसको हमें डेबिट करना होगा। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को भी डेबिट कर रहे हैं, एंड 2% ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में फेस वैल्यू से हम अमाउंट क्रेडिट कर रहे हैं, 100 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम एंट्रीज हो रही हैं, कोई भी चेंज नहीं होगा। फिर मैंने यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बादल लिखवाया था, दैट इज व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट पार नो स्पेशल एंट्रीज आर मेड। तो जब भी डिबेंचर्स को हम रिडीम करेंगे एट पार, अगर आपको बोल दिया कि रिडेम्पशन एट पार हो रहा है, तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम छाप देना है एंट्रीज जो इशू वाली एंट्रीज होती हैं, ठीक है। तो केस 3 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आ जाते हैं केस नंबर 4 पे। तो केस नंबर 4 पे अब सारा खेल थोड़ा चेंज होगा। केस नंबर 4 पे क्या हो रहा है, इशू तो एट पार हो रहा है लेकिन रिडेम्पशन एट प्रीमियम हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिडेम्पशन का प्रीमियम वाला चीज़ आ गया, ठीक है, मतलब हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर फर्स्ट एंट्री तो सेम ही हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, इशू हमने एट पार किया तो 100 रुपये मिल गया, ठीक है। बाकी अभी इसको भूल के हम फिर दूसरी एंट्री कर देंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर अकाउंट 100 रुपये से, ठीक है। तो पूरी एंट्री आपकी केस नंबर 1 वाली ही रहेगी, ठीक है। बट यहाँ पर क्योंकि रिडेम्पशन एट पार हो रहा है केस नंबर 1 में, लेकिन यहाँ पर रिडेम्पशन एट प्रीमियम हो रहा है, तो हमें वो चीज़ ऐड करनी पड़ेगी बस, ठीक है। तो ये रेड कलर से जो मैंने लिखा है ये हमने ऐड किया,
क्या ऐड किया, तो मैंने आपको बताया था कि भले ही 5 साल बाद हम वो प्रीमियम दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो लाइबिलिटी सर पे एक बोझ तो क्रिएट हो गया है, और वो 5 साल बाद होने वाला नुकसान है जो हमको अभी से पता है, तो एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल उसको हमें अभी के अभी इस साल ही बुक्स में दिखाना पड़ेगा, बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है कि अगर आगे आने वाला कोई लॉस आपको दिख रहा है उसको आज के आज ही रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और उसका दूसरा इंपैक्ट क्या हो जाएगा, हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। ठीक है, तो 5 साल बाद हमें 35 रुपये देना है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन देना है, और वो एक तरीके का नुकसान है, ठीक है, क्योंकि हम अपनी जेब से भर रहे हैं, तो उसको भी नुकसान को हम क्या कर लेंगे, डेबिट, उसका दूसरा इम्पैक्ट आ रहा है समझ में। तो इस तरह से डेबिट और क्रेडिट आपका ये सेम अमाउंट से हो जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट बाय 35 रुपीज़, क्योंकि 35 रुपये आप एक्स्ट्रा देने वाले हो, प्रीमियम देने वाले हो रिडेम्पशन के समय, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट 35 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 5 साल बाद वो लाइबिलिटी चुकाना है, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एक तरीके से हो गई। ठीक है, फॉर मोर देन 12 मंथ्स, तो ये आपकी नॉन करेंट लाइबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, और ये आपका फाइनेंस कॉस्ट होता है बेसिकली। आ रहा है समझ में। चलो, क्लियर हो गया इतना। अब इशू एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट प्रीमियम, तो यहाँ पर प्रीमियम पे इशू किया है, रिडीम एट प्रीमियम, तो प्रीमियम वाली एंट्री सेम टू सेम जो इशू वाली है वो कर लेंगे पहले। तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 110 रुपये, देन 110 डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, 2% डिबेंचर 100 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 10। ये एंट्री तो सेम कर ली, बस अब देखो कि रिडेम्पशन में कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 35 रुपये। तो चलो 35 से हम लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट 35, और उसी का दूसरा इंपैक्ट लॉस जो होने वाला है 5 साल बाद, उसको अभी के अभी एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल डेबिट कर लेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 35। आ रहा है समझ में। इसी तरह से केस नंबर 6, इशू एट डिस्काउंट रिडीम एट प्रीमियम, तो हमने डिस्काउंट पे इशू किया, दैट इज 90 रुपये, लेकिन रिडेम्पशन 135 रुपये में कर रहे हैं, तो सेम डिस्काउंट वाली एंट्रीज तो हम कर ही देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 90 रुपीज़, देन डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90, 10 रुपये का लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, डिस्काउंट ऑन देकर, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा 10 से, 2% डिबेंचर्स अकाउंट 100 रुपये। अब यहाँ पर 35 रुपीज़ का आप एक्स्ट्रा जो प्रीमियम दे रहे हो उसका इंपैक्ट ले लेते हैं, तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे 35, उसका दूसरा इंपैक्ट क्या आएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 35। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि दोनों ही भाई भाई हैं, ठीक है, दोनों ही सेम फाइनेंस कॉस्ट को बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए क्या करते हैं, यहाँ पर हमें बुक्स में जनरली क्या करके बता दिया गया है, इन दोनों अमाउंट को एक साथ मर्ज करके बता दिया गया है। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट जो दे रहे हैं हम इशू ऑफ डिबेंचर्स पे, वो भी एक तरीके का नुकसान है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स ये भी एक तरीके का नुकसान ही है, ठीक है, जो हम प्रीमियम पे एक्स्ट्रा पैसे देंगे। आ रहा है समझ में। तो दोनों क्योंकि नुकसान ही है, लॉस ही है, तो दोनों को क्या कर दिया, इकट्ठा मर्ज करके दिखा दिया जाता है। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90 हो जाएगा। अब टोटल लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे 45 से, 10 रुपये का डिस्काउंट और 35 का लॉस, मर्ज करके एंट्री कर दी डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 100 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट 35। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस इन दोनों अमाउंट्स को मर्ज करके आप दिखा सकते हो। क्लियर हो गया। तो ये 6 केसेस थे आपके इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू के। ठीक है, बहुत सिंपल था ये लॉजिक, बस आपको रिडेम्पशन अगर एट प्रीमियम दे दिया तो आपको फिर ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट करना है प्रीमियम वाले अमाउंट से, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट क्रेडिट करना है प्रीमियम वाले अमाउंट से। बाकी सारी एंट्रीज हमारी सेम टू सेम रहेंगी, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट वाली। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है अभी तक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टॉपिक नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्या होता है, बड़ा ही आसान है, हमने लोन लिया है डिबेंचर होल्डर्स से, ठीक है, एक तरीके से, और उस पर लोन पे हम क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट देते जाएंगे। ठीक है, तो हर साल आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जाएगा डिबेंचर होल्डर्स को। आ रहा है समझ में। तो वो इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट होते हैं, क्या होता है, वो हम देखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज कैलकुलेटेड एट अ प्री डिटर्मिन्ड फिक्स्ड रेट ऑन इट्स नॉमिनल और फेस वैल्यू। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमेशा कैलकुलेट होता है एट अ प्री डिटर्मिन्ड फिक्स्ड रेट। क्यों बोला है ये प्री डिटर्मिन्ड फिक्स्ड रेट, क्योंकि जैसे आप देखते हो 6% डिबेंचर्स, तो 6% डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है, 6% डिबेंचर्स का मतलब ये होता है कि उन डिबेंचर्स पे 6% से डिबेंचर होल्डर्स को एनुअली इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, एनुअली, हाफ ईयरली, जैसा भी आपका टर्म्स एंड कंडीशन है। ठीक है, 12% डिबेंचर, तो 12% डिबेंचर मतलब 12% से डिबेंचर होल्डर्स को इन डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मिलेगा। आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है। तो इसलिए प्री डिटर्मिन्ड फिक्स्ड रेट बोलते हैं। बेसिकली ये जो प्रीफिक्स किया जाता है कूपन रेट हमारे डिबेंचर का, इसको हम कैलकुलेट करते हैं किस पे, नॉमिनल या फेस वैल्यू पे। तो मैंने आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी क्या, कि हमेशा
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। तो जैसे 1000 डिबेंचर्स इशू किए 100 रुपए के, तो फेस वैल्यू क्या हो गई इन डिबेंचर्स की 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख पे आप जैसे 10% डिबेंचर्स आपने इशू किए, तो 1 लाख का 10% आप निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा 10,000। तो ये आपका क्या हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पूरे साल का। आ रहा है समझ में। यहीं पर अगर आपने 1000 डिबेंचर्स 110 रुपए के इशू किए होते, ठीक है, तो 1,10,000 रुपए के आपने डिबेंचर्स इशू किए होते, ठीक है, लेकिन फेस वैल्यू तो उन डिबेंचर्स की 1 लाख ही होती, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना कितने अमाउंट पे इशू किए हैं डिबेंचर्स एट प्रीमियम एट डिस्काउंट मतलब नहीं है, हमेशा फेस वैल्यू का जो अमाउंट है उन डिबेंचर्स का उस पर आपको लगाना है कौन सा, जो एक कूपन रेट आपका प्रीफिक्स किया जाता है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा पूरे साल का। आ रहा है समझ में, इतना क्लियर हो गया। चलो देन हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, उसका मतलब क्या था, उसका मतलब ये था कि अगर कंपनी भले ही लॉस इनकर कर रही हो, ठीक है, लेकिन तब भी उसको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स तो देना ही पड़ेगा डिबेंचर होल्डर्स को, ठीक है। डिविडेंड तो तभी देती है जब प्रॉफिट हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट हो या लॉस मतलब नहीं है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स तो देना ही पड़ेगा जो भी फिक्स्ड रेट डिसाइड किया है उससे। आ रहा है समझ में। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दैट इज कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट इवन इफ इट इनकर्स लॉस, ठीक है, ये हम बहुत बार देख चुके हैं। आ गया समझ में, दोनों पॉइंट्स क्लियर। नॉमिनल फेस वैल्यू पे प्री डिटर्मिन्ड फिक्स रेट से हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हर हाल में पे करना पड़ेगा, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, भले ही कंपनी लॉस भी इनकर कर रही है तब भी, ठीक है। फिर हमने देखा था जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं हमने देखा था, क्योंकि इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, खर्चा है हमारा, तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है, तो डेबिट करते हैं खर्चे को, और हमें किसको देना है, डिबेंचर होल्डर्स को देना है, ठीक है, उन्होंने जितना लोन दिया उस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर करके उनको दे रहे हैं। तो आ रहा है समझ में। तो टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, देन ये आपका एंट्री हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट आपने ड्यू कर लिया, देन डिबेंचर होल्डर्स को जो इंटरेस्ट ड्यू किया वो पे कर दोगे, तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बीइंग इंटरेस्ट पेड। बहुत सिंपल सी जर्नल एंट्रीज है, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, द अबव एंट्रीज विल बी मेड व्हेनेवर इंटरेस्ट इज ड्यू दैट इज क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली एज पर द टर्म्स ऑफ इशू। डिबेंचर्स इशू करते समय जो भी टर्म्स डिसाइड हुए हैं कि हम इंटरेस्ट आपको हाफ ईयरली पे करेंगे, हम आपको इंटरेस्ट एनुअली पे करेंगे या क्वार्टरली पे करेंगे, तो जितनी भी बार आपका इंटरेस्ट ड्यू होगा, अगर क्वार्टरली तो हर 3 महीने बाद आपकी ये 2 एंट्रीज होंगी, ठीक है, और 3 महीने के इंटरेस्ट से आपकी एंट्रीज ड्यू हो जाएंगी। आ रहा है समझ में। अगर हर हाफ ईयरली बोला है तो हर 6 महीने बाद आपकी ये एंट्रीज होंगी और 6 महीने के इंटरेस्ट से आपकी एंट्रीज ड्यू हो जाएंगी, ठीक है। ईयरली बोला है तो पूरे साल में एक बार ये एंट्री होगी आपकी साल के एंड पे, ठीक है, और पूरे साल का इंटरेस्ट आप इकट्ठा ड्यू कर दोगे। आ रहा है समझ में। तो जितनी भी बार आप इंटरेस्ट ड्यू कर रहे हो उतनी बार ये एंट्रीज कॉपी पेस्ट आपको करते जाना है। आ रहा है समझ में इतना, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। चलो देन एट द ईयर एंड आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, साल के एंड पे जैसे कि हम सारे अपने खर्चे और सारे इनकम पीएनएल अकाउंट में भेज देते हैं, तो यहाँ पर हमारा खर्चा है डिबेंचर इंटरेस्ट, तो टोटल डिबेंचर इंटरेस्ट आपने कितना डेबिट किया पूरे साल में वो आपको पूरा इकट्ठा मिला के भेज देना है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट में। आ रहा है समझ में। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, क्योंकि पीएनएल के डेबिट साइड में आपका खर्चा चला जाएगा। आ रहा है समझ में। तो टोटल एनुअल इंटरेस्ट कितना है, टोटल उतने अमाउंट से ये आपका ट्रांसफर होगा पीएनएल अकाउंट में। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल देख लिया था, एक कंपनी ने इशू किया 2010% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, जर्नलाइज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेबल हाफ ईयरली। अब यहाँ पर बोल दिया क्लियरली कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है वो हाफ ईयरली पेबल है। तो यहाँ पर क्या करना रहेगा, देखो सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, तो 2000 इंटू 100 कितना हो गया, 2000 इंटू 100 2 लाख की फेस वैल्यू हो गई। तो 2 लाख की फेस वैल्यू पे हमारा प्री डिटर्मिन्ड रेट क्या है, कूपन रेट 10%, तो इंटू 10% किया तो 20,000 का आपका पूरे साल का इंटरेस्ट आ गया, एनुअल इंटरेस्ट, ठीक है। बट हम हाफ ईयरली पे करने वाले हैं, तो मतलब आधा आधा पे करेंगे 6-6 महीने में, तो हमने 20,000 का आधा कर लिया, 6 महीने का निकाल लिया, कितना हो गया 10,000। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक आपका 10,000 का इंटरेस्ट ड्यू होगा, 30 सितंबर से 31 मार्च पे आपका 10,000 का इंटरेस्ट ड्यू होगा। इस तरह से पूरे साल का टोटल इंटरेस्ट 20,000 ड्यू होगा। तो आप सबसे पहली एंट्री कब करोगे, 6 महीने बाद, ठीक है, क्योंकि हाफ ईयरली बोला गया है। तो 30 सितंबर को आप एंट्री करोगे, यही 2 एंट्रीज कॉपी पेस्ट, ठीक है, डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक। बट कितने अमाउंट से, जो 6 महीने का इंटरेस्ट आपका ड्यू हुआ है 10,000 उससे। यहाँ पे 20,000 करने की गलती मत करना,
20,000 पूरे साल का है, ठीक है। तो 6 मंथ्स का आप इंटरेस्ट ड्यू कर दोगे, फिर अगले 6 महीने बीत गए, 31 मार्च आ गई, ठीक है। तो 31 मार्च, 30 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक जो 6 महीने हैं, सेम टू सेम यही 2 एंट्रीज आपकी कॉपी पेस्ट यहाँ हो जाएंगी। डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 10,000 से, डिबेंचर होल्डर टू बैंक 10,000 से, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब 31 मार्च में हमारी बुक्स भी क्लोज हो रही हैं, एट द ईयर एंड आ चुके हैं हम। तो यहाँ पर आपको एक एंट्री और एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, कौन सी? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। तो टोटल आपने डिबेंचर इंटरेस्ट यहाँ 30 सितंबर को भी डेबिट किया और डिबेंचर इंटरेस्ट आपने 31 मार्च को भी डेबिट किया 10,000 का। तो टोटल 20,000 का आपने डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट किया, उसको आप कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? P&L अकाउंट के डेबिट में। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब यहीं पे अगर 4 बार होता, 3 बार होता, उतनी हर बार ये 2 एंट्रीज आपकी सेम टू सेम होती रहती, बट ईयर एंड पे आप ये फिर 2 एंट्रीज होती और लास्ट में ईयर एंड की आपकी कौन सी? P&L वाली एंट्री होती है ट्रांसफर करने की डिबेंचर इंटरेस्ट को। क्लियर हो गया। तो बस डिबेंचर इंटरेस्ट में इतनी ही कहानी थी। बाकी फिर हमने TDS वगैरह डिस्कस किया था, बट TDS आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने सिर्फ नॉलेज पर्पज से डिस्कस किया था, इसलिए मैं आज वो लेक्चर में नहीं डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि आज हम सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिविजन कर रहे हैं। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको मैं आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं टॉपिक नंबर 6, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो हमने देखा है डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स क्या होता है? एक तरीका कैपिटल लॉस होता है, कैपिटल नेचर का लॉस होता है कंपनी के लिए, ठीक है। तो इस लॉस को हमें राइट ऑफ करना है इन द वेरी फर्स्ट ईयर, दैट इज द ईयर इट इज इनकर्ड फ्रॉम। मैंने आपको ये लिखवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जिस साल डिबेंचर्स हमने इशू किए हैं, ठीक है, उसी साल उससे रिलेटेड जो भी हमने डिस्काउंट दिया है या जो भी हमने लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट किया है, उसको हमें मारना है, उसको हमें राइट ऑफ उसी साल कर देना है। पहले कैरी फॉरवर्ड किया करते थे फॉर द ड्यूरेशन टिल रिडेम्पशन, बट अब ऐसा नहीं करते हैं। पूरा पहले ही साल, जिस साल डिबेंचर हमने इशू किया उसी साल पूरा लॉस और डिस्काउंट उससे रिलेटेड मार देंगे। आ रहा है समझ में? तो यही बात बोल रहे हैं कि दिस लॉस हैज टू बी रिटन ऑफ इन द वेरी फर्स्ट ईयर, दैट इज द ईयर इट इज इनकर्ड, ठीक है। लेकिन कहाँ से मारेंगे? फिर हमने याद किया था स्प्राइट, कोक, पेप्सी। प्यास लगी, सबसे पहले स्प्राइट पीना है, फिर भी प्यास नहीं बुझी तो कोक पियेंगे, और फिर भी प्यास नहीं बुझी तो पेप्सी पियेंगे, ठीक है। तो हमने याद किया था कि सबसे पहले आपको जो डिस्काउंट या लॉस है यह आपको राइट ऑफ करना है सबसे पहले कहाँ? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की गुल्लक से, ठीक है। तो जितना भी आपका पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पड़ा होगा उससे पूरा इस लॉस को राइट ऑफ करोगे। उसके बाद भी अगर लॉस बच गया तो उसको हम कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ करेंगे, और उसके बाद भी अगर लॉस बच गया तो हम स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में डेबिट करेंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या थी? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो इस गुल्लक को यूटिलाइज कर रहे हो, देन कैपिटल रिजर्व की गुल्लक को यूटिलाइज कर रहे हो, देन दोनों गुल्लक खत्म हो गई, उसके बाद भी लॉस बचा है तो उसको हम स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट के डेबिट साइड में डेबिट कर देंगे। आ रहा है? टोटल डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स जो भी आपका रहा है टोटल, वो आप यहाँ पे क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। तो बेसिकली ये एंट्री होगी आपका डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करने की। डिस्काउंट या लॉस को हम हमेशा डेबिट करते थे, अब उसको मार रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे, और डेबिट क्या कर देंगे? ये सारी गुल्लकों को। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में 60,000 रुपये हैं, कैपिटल रिजर्व में 30,000 है, P&L अकाउंट में 10,000 है। हमारा लॉस हुआ है टोटल 1 लाख का, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? स्प्राइट के पास। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से पूरा 60,000 का हम स्प्राइट पी लेंगे, ठीक है। उसके बाद भी हमारा लॉस कितना बचा है? 40,000 का, लेकिन कैपिटल रिजर्व का पूरा 30,000 हम पी जाएंगे, ठीक है। उसके बाद भी हमारा लॉस कितना बचा रहेगा? 10,000 का, तो वो हम P&L अकाउंट में क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये 2 गुल्लकों का बैलेंस अगर दिया हुआ है तो आप इनको यूटिलाइज करोगे। अगर यहाँ पर ना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट की गुल्लक है ना कैपिटल रिजर्व की गुल्लक है, तो पूरा का पूरा 1 लाख आप P&L अकाउंट में डेबिट कर दोगे, ठीक है। अगर यहाँ सपोज कैपिटल रिजर्व की गुल्लक नहीं होती तो क्या करते? 60,000 आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का तो आप पी लेते, ठीक है, बट कोक है ही नहीं, तो सीधे आप क्या करते? पेप्सी पे आ जाते। तो फिर बचा हुआ पूरा 40,000 जो होता है इसमें से वो आप P&L में डेबिट कर देते। सिमिलरली अगर यहाँ पे SPR नहीं होता, स्प्राइट नहीं होती, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट की गुल्लक नहीं होती, तो क्या करते? 1 लाख में से 30,000 आप कैपिटल रिजर्व से पहले राइट ऑफ करते, बचा हुआ पूरा 70,000 आप P&L अकाउंट में डेबिट कर देते। तो जिसका कोई नहीं, ठीक है, अगर ये दोनों गुल्लक नहीं है तो इसको पूरे लॉस को कौन अडॉप्ट कर लेगा? P&L अकाउंट अडॉप्ट कर लेगा। तो जिसका कोई नहीं उसका P&L अकाउंट। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बेसिक सी जर्नल एंट्री करके बताई थी, जल्दी से देख लो ये टॉपिक भी, ठीक है। क्लियर हो गया? तो स्प्राइट, कोक, पेप्सी ये हमेशा याद रखना, तो आपको हमेशा आसानी होगी डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्रीज करने में, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। चलिए,
तो आई होप आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल फटाफट हम लोगों ने अच्छे से ब्रश अप कर लिए हैं। जो हमने लगभग 3 घंटे में पढ़े थे, जो 3 घंटे के लेक्चर्स थे, उनको हमने आज कोशिश किया है कि 1 घंटे में आपको पूरा रिवीजन हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। अब आप बढ़िया से जाइए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो मैं तो हूँ ही। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स, तब तक के लिए गुड बाय।